हेलो, आप लोगों का स्वागत है मेरा इस YouTube के चैनल में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास 10th के फिजिकल साइंस का सिलेबस जो है वो पूरा कराऊंगा। तो इस कड़ी में हम लोग आज से शुरुआत करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, यानी गैसों के गुण। तो चलिए शुरू करते हैं गैसों के गुण। तो इस पाठ के अध्ययन करने से पहले कुछ जरूरी बात है। हम लोग जानते क्या है कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था। कौन कौन सी अवस्था? पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से जो पहला अवस्था है उसे हम लोग कहते हैं ठोस, जो दूसरा अवस्था है उसे हम लोग कहते हैं द्रव, और जो तीसरा अवस्था है उसे हम लोग कहते हैं गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड के नाम से जाना जाता है, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड के नाम से जाना जाता है, और गैस को गैस। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने ठोस और द्रव के बारे में या उनके गुणों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। क्या ठोस का क्या होता है? अपना आकार, ठोस का अपनी मात्रा, एवं ठोस का अपना आयतन होता है। ये जो तीनों है ये ठोस के लिए क्या होता है? ठोस के लिए फिक्स। फिक्स कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अगर हम लोग आकार की बात करें तो किसी ठोस का जो आकार होता है, किसी ठोस का आकार क्या हो सकता है? किसी ठोस का आकार गोल हो सकता है। जैसे मेरे पास ये पेन है, इस पेन का आकार क्या है? बेलन नुमा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल शेप। अगर हम लोग कहें टेबल का आकार क्या होता है? टेबल का आयताकार होता है, इस तरह से आयताकार होता है। अगर हम लोग कहें ईंट का आकार क्या होता है? इस तरह से। इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? आयताकार षटफलक, जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड कहा जाता है। इसके साथ साथ जो हम लोग जो फुटबॉल है, फुटबॉल भी क्या हुआ? एक तरह से ठोस है, वो भी क्या है? वो एक गोलीय चक्र है, यानी कि वो गोलनुमा आकृति का होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ठोस का जो क्या है? अपना आकार है। आकार के बाद यदि अगर हम लोग मात्रा की बात करें तो ठोस का अपना मात्रा भी होती है। क्यों? मात्रा का मतलब क्या हुआ कि उसका कितना वजन है। अगर हम लोग इस पेन को ही देखें तो इस पेन का कुछ ना कुछ तो वजन जरूर होगा। अगर हम लोग कोई एक बॉल ले ले, अगर कोई हम लोग एक किताब ले ले, कोई एक बुक ले ले, उसका भी तो अपना कुछ वजन होगा। तो जो वजन हो रहा है वही होगी उसकी मात्रा। ठीक है? इसका मतलब किसी भी ठोस का अपना आकार तो होता ही है, किसी भी ठोस का अपना मात्रा तो होता ही है, किसी भी ठोस का क्या अपना आयतन होता है? बिल्कुल हाँ, अपना आयतन होता है। तो आयतन मतलब क्या? आयतन मतलब जो वस्तु जितना जगह घेरता है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। मतलब क्या कि यदि हम लोग देखें, अगर ये एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है, यानी कि आयताकार षटफलक, इसको इस वस्तु को यदि अगर हम लोग जमीन पे रख दें तो ये जमीन में जितना चारों ओर अपना जगह घेरेगा उसी जगह को ही या उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? इस ठोस का आयतन कहेंगे। तो इस ठोस का आयतन निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है? ये जो शेप है, ये जो आकृति है, इसका फॉर्मूला, इसका आयतन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर ये तीनों को अगर हम लोग गुना कर दें तो हम लोग क्या मिलेगा? इस आयताकार षटफलक का आयतन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई ठोस गोलक है, कोई ठोस गोलक मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर का जो भाग है वो भरा हुआ है। मतलब क्या? हम लोग एक फुटबॉल समझ सकते हैं। फुटबॉल क्या है? फुटबॉल में वो जो शॉर्ट पुट का एक बॉल आता है, लोहे का जो गेंद आता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं वो एक गोलक है, यानी कि वो भरा हुआ है। वो अंदर से खाली नहीं है, अंदर भी उसके अंदर मेटल है, कुछ ना कुछ मेटल उसके अंदर भरा हुआ है, यानी कि वो कुल मिलाकर भरा हुआ है। तो उसका आयतन निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है 4/3 πr²। तो इस तरह से क्या है कि ठोस का, यानी कि जो भी ठोस होता है उसका आयतन का निकालने के पास कुछ ना कुछ जरूर फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ठोस का अपना आकार होता है, ठोस की अपनी मात्रा होती है, ठोस का अपना आयतन होता है। अगर इसी चीज को अगर हम लोग द्रव्य के बारे में देखें तो हम लोग पाएंगे कि द्रव्य का क्या होता है? द्रव्य का अपना मात्रा होती है, उसके साथ साथ
द्रव की उसका आयतन होता है, लेकिन क्या द्रव का आकार होता है? तो द्रव का आकार जो है नहीं होता है। क्यों? हम लोग ये जानते हैं कि द्रव को यदि किसी भी पात्र में रख दिया जाए तो वो क्या करेगा, वो उसी पात्र का ही रूप धारण कर लेगा। मतलब क्या कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई apparatus है, इसके अंदर यदि अगर हम लोग जल भर दें, पानी, तो पानी क्या करेगा, यहाँ पे गोलीय नुमा आकृति लेगा, यहाँ पे सिलिंड्रिकल नुमा आकृति लेगा। इसी तरह से यदि हमारे पास इस तरह का कोई पात्र है और इस पात्र में यदि अगर हम लोग जल भर दें तो क्या करेगा, वो इस पात्र की आकृति को धारण कर लेगा। यदि हम लोगों के पास इस तरह का शंकुनुमा कुछ आकृति है, कुछ बर्तन है, तो उसमें यदि अगर हम लोग जल डालें तो जल क्या करेगा, उसकी आकृति को धारण कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव का अपना आकार नहीं होता है, लेकिन द्रव का अपना आयतन तो होता ही है, साथ ही साथ द्रव की अपनी मात्रा भी होती है। अब इसी तीनों प्रॉपर्टीज को यदि हम लोग गैस के केस में देखें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखा जाए तो हम लोग पाएंगे कि गैस की अपनी मात्रा तो होती है, किंतु गैस का अपना आयतन और अपना आकार दोनों में से कोई नहीं होता है। तो गैस का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मात्रा होती है। तो क्या गैस का कोई आयतन नहीं होता है, गैस का कोई आकार नहीं होता है? बिल्कुल हाँ, गैस का कोई आयतन नहीं होता है, गैस का कोई आकार नहीं होता है। आकार जिस तरह से द्रव का जो आकार है और लिक्विड का कोई आकार नहीं होता है, उसी तरह से अगर हम लोग आयतन में देखा जाए तो गैस क्या करता है, गैस को यदि किसी भी पात्र के अंदर रख दिया जाए तो वो उसी के आयतन को ही अपना आयतन मान लेगा। मतलब अगर हम लोगों के पास ये एक apparatus है, ये एक इसका आयतन यदि 50 सेंटीमीटर क्यूब है, उस apparatus का आयतन यदि 50 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके अंदर अगर हम लोग गैस अगर भर दें तो उस गैस का आयतन कितना होगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गैस का अपना कोई आयतन नहीं होता है, उसको जिस पात्र में डाला जाए वो उसी पात्र का ही आयतन धारण कर लेगा। यदि हम लोगों के पास कोई एक पात्र है, उस पात्र का आयतन यदि मान लीजिए 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 100 सीसी है, 100 लीटर है, 1 लीटर है, 3 लीटर है, तो क्या करेगा, तो गैस का आयतन भी उतना ही होगा। 1 लीटर अगर 1 लीटर के पात्र में है तो 1 लीटर, अगर वो गैस 3 लीटर के पात्र में है तो उसका आयतन 3 लीटर होगा। यदि वो गैस अगर 4 लीटर वाले पात्र में है तो उसका आयतन 4 लीटर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गैस का अपना आयतन तो नहीं होता है, गैस का अपना आकार तो नहीं होता है, तो गैस का क्या अपनी मात्रा होती है? बिल्कुल हाँ, होती है। क्लास 7 में हम लोगों ने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग में हम लोगों ने यह सिद्ध किया था कि गैस की अपनी मात्रा होती है। किस प्रकार से? मान लिया जाए कि हम लोगों के पास एक बैलून है, बैलून जो बर्थडे में यूज किया जाता है, वो बैलून, उस बैलून को यदि हम लोग पहले वजन कर लें, वजन करने के बाद क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, कुछ ना कुछ तो मात्रा होगी। मान लिया जाए उस बैलून का मात्रा हो गया 5 ग्राम, ठीक है। उसके अंदर अभी हवा नहीं है, अभी हम लोगों ने बैलून को फुलाया नहीं है, तो बिना फुलाए हुए उस बैलून का मात्रा हो गया 5 ग्राम मान लिया जाए। अब यदि उसमें हम लोग फूंक मारें, यानी कि बैलून को अगर हम लोग फुलाएं, तो बैलून को फुलाने के लिए क्या होता है, हम लोग उसके अंदर हवा भरते हैं, वायु भरते हैं। हवा भरने के बाद बैलून का अगर हम लोग फिर से वजन करेंगे तो मान लिया जाए उसका वजन क्या होगा, 7 ग्राम। तो अगर गैस में मात्रा अगर नहीं होगी तो बैलून का वजन 5 ग्राम का 5 ग्राम ही रहना चाहिए, लेकिन उसका वजन कितना हो जा रहा है, 7 ग्राम। इससे पता क्या चल रहा है कि फुलाए हुए बैलून का वजन जो है वो पहले की तुलना में बढ़ गया है। तो कितना बढ़ा है, अगर हम लोग इससे इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 2 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि बैलून के अंदर जो हवा है उसकी मात्रा कितनी होगी, वो मात्रा होगी 2 ग्राम। तो हम लोगों ने देखा कि गैस की अपनी मात्रा होती है। तो एक बार समराइज कर ले, तो ठोस का अपना आकार होता है, ठोस की अपनी मात्रा होती है, ठोस का अपना आयतन होता है, द्रव की
अपनी मात्रा और आयतन दोनों होता है, किंतु उसका कोई आकार नहीं होता है। नहीं का मतलब अनिश्चित होता है, और होता क्या है मतलब निश्चित होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि अगर गैस के केस में देखा जाए तो गैस की अपनी मात्रा होती है, लेकिन उसका ना अपना आयतन होता है ना उसका आकार होता है। मतलब ना गैस का ना ही अपना आयतन निश्चित होता है ना ही उसका आकार निश्चित होता है, बल्कि वो अनिश्चित होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे गैसों के गुण, यानी कि कुछ अब हम लोग देखते हैं गैस के 3 महत्वपूर्ण गुण। तो सबसे पहला है प्रसारण, जिसे इंग्लिश में हम लोग एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर संकुचन, जिसे हम लोग कॉम्प्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा वो है विसरण, जिसे हम लोग डिफ्यूजन या डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो इसी तीनों प्रॉपर्टीज के ऊपर ही ये पार्ट जो है पूरी तरह से निर्भर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन, यानी कि प्रसारण। तो गैसों में प्रसारण तो होता ही है। हम लोग ये कैसे समझेंगे कि गैस में प्रसार होता है? गैस में प्रसार का मतलब क्या हुआ? गैस में प्रसार का मतलब हुआ उसके आयतन में वृद्धि, उसके आयतन में वृद्धि। तो गैसों में प्रसार का मतलब हुआ उसके आयतन में वृद्धि। तो आयतन में जो वृद्धि होगा वो किस तरह से होगा? आयतन में वृद्धि होगा कब? तापक्रम के बढ़ने से। तापक्रम के बढ़ने से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हम लोग के आम जीवन में ये अनुभव है कि गर्मी के दिनों में जो साइकिल है, साइकिल का टायर जो है वो फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि उस टायर के अंदर गैस होता है और गर्मी की वजह से गैस में प्रसार होता है। प्रसार होने से क्या होता है? उसके आयतन में वृद्धि होती है। अब आयतन में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि तापमान में वृद्धि होती है। तो गर्मी के दिनों में तापमान ठंड के दिनों से ज्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उस ट्यूब के अंदर रखी हुई गैस के आयतन में वृद्धि होती है। अब क्या होता है कि गैस के आयतन बढ़ जाने के कारण उसे उसके अंदर जगह नहीं मिलने के कारण क्या होता है, वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो उसी कोशिश में वो ट्यूब जो है वो फट जाता है। और हम लोग देख सकते हैं एक बलून अगर हम लोग ले, बलून के अंदर यदि हवा भरा हुआ है और उस बलून को हवा भर के फुलाकर अगर हम लोग उसको कड़ी धूप में रख दें तो देखा क्या जाएगा कि वो बलून कुछ देर के बाद फट जाएगा। क्यों फटेगा? यहाँ भी बिल्कुल वही कारण है, क्योंकि तापमान बढ़ने से गैस के आयतन में वृद्धि होती है और बलून के अंदर जो हवा था वो क्या करना चाहेगा, उसके आयतन में चूंकि वृद्धि हो रहा है क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, तो आयतन में वृद्धि होने की वजह से क्या होगा, वो उस बलून के क्षेत्र से बाहर निकलना चाहेगा। तो बाहर निकलने के लिए उसके पास क्या कारण है? कोई तो और दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो क्या करेगा? बलून जो वो फट जाएगा। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये देख सकते हैं कि गैस में प्रसार होता है। तो गैस में प्रसार कब होता है? जब गैस का तापक्रम यानी कि बढ़ाया जाए। इसका मतलब गैस के आयतन में वृद्धि होगी। कब होगी? तापमान में जब वृद्धि होगी तब। इसका मतलब गैस का आयतन और तापमान के बीच में एक संपर्क है। गैस के आयतन और तापमान के बीच में, आयतन और तापमान के बीच में क्या है? एक संपर्क है, यानी कि एक रिलेशन है। एक रिलेशन है। इस रिलेशन की व्याख्या किसने की थी? इस रिलेशन की व्याख्या चार्ल्स नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, जिसे ही हम लोग चार्ल्स लॉ के नाम से जानते हैं। इस लॉ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये था हम लोग का प्रसारण। नेक्स्ट यदि अगर हम लोग देखें संकुचन, संकुचन का मतलब क्या हुआ? संकुचन का मतलब आयतन में कमी। संकुचन का मतलब होता है आयतन में कमी। ये जो वर्ड संकुचन है इसका मतलब क्या हुआ? सिकुड़ जाना।
तो सिकुड़ने का मतलब क्या होगा कि उसका जो पहले आयतन था अब वो आयतन कम हो जाएगा। इसका मतलब संकुचन का मतलब क्या हुआ, आयतन में कमी। अब आयतन में कमी कब होगी, आयतन में कमी जो है वो प्रेशर को बढ़ाने से होगी, यानी कि दबाव को बढ़ाने से होगी, दबाव को बढ़ाने से। किस प्रकार से, एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया जाए कि हम लोगों के पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ गैस है, कुछ गैस है। गैस का आयतन कितना होगा, जितना इस कंटेनर का आयतन होगा उतना ही गैस का आयतन होगा। तो मान लिया जाए इसमें गैस का ये जो कंटेनर है इसका आयतन जो है वो 80 सीसी है, तो गैस का आयतन कितना होगा 80 सीसी होगा। अब इसके ऊपर हम लोग एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन का मतलब क्या हुआ, जैसे पिचकारी में या इंजेक्शन में होता है ना पुल या पुश करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन। क्या कहते हैं, पिस्टन। ये क्या करेगा, ये हम लोग इसको नीचे ठेल सकते हैं, यानी कि कंप्रेस कर सकते हैं, और उसको हम लोग ऊपर की ओर पुल कर सकते हैं। जिस तरह से इंजेक्शन या होली का जो पिचकारी होता है, अगर हम लोग पुश करते हैं तो वहां से रंग बाहर जाता है, और अगर हम लोग पुल करते हैं तो क्या होगा, अगर बाल्टी में रंग रखकर अगर उसको पुल किया जाए तो रंग बाल्टी के अंदर, पुचकारी के अंदर चला आता है। तो उसी प्रकार से ये पिस्टन यहाँ पे काम करेगा। पिस्टन क्या करेगा, वो अगर हम लोग उसको दबाव डालकर नीचे करना चाहें तो वो नीचे जाएगा, या तो फिर वो अगर हम लोग उसको खींचना चाहें तो वो ऊपर भी जा सकता है। तो ये हो गया इनिशियली, यानी कि पिस्टन का अवस्था ये है। यहाँ पे अगर हम लोग गैस का आयतन देखा जाए तो वो क्या है, 80 सीसी है। अब क्या करें, यदि पिस्टन को हम लोग प्रेस करें, प्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर अगर हम लोग दबाव पर सृष्टि करें, मतलब उसको अगर हम लोग संकुचित करना चाहें, तो जो नेक्स्ट फिगर होगा वो हम लोग के पास किस तरह का फिगर होगा, बिल्कुल इस तरह का फिगर होगा। तो यहाँ पे पिस्टन का पोजीशन क्या होगा, थोड़ा नीचे चला आएगा पहले के चित्र की अपेक्षा। तो क्या होगा, गैस का जो आयतन होगा, यानी कि गैस के लिए तो सिर्फ इतना ही जगह बच गया गिरने के लिए, सिर्फ इतना ही जगह। तो पहले के परिमाण में इसके पास जगह कम है, मतलब क्या, इसका आयतन कम है। तो मान लिया जाए वो आयतन कितना है, 40 सीसी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही दबाव को बढ़ाया गया कि गैस के आयतन में क्या होती है, कमी होती है। और भी हम लोग इस दबाव को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये हो गया पिस्टन। तो देखा क्या जा रहा है कि अब यहाँ पर भी इसके पास इतना ही जगह है, इसका मतलब इसके तुलना में इसके पास क्या है, कम जगह है, यानी कि घेरने के लिए जगह कम है। तो मान लिया जाए इसका आयतन यदि 20 सीसी है। तो हम लोगों ने देखा क्या, इस साधारण से प्रयोग से हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि दबाव पे सृष्टि करने से, यानी कि दबाव आरोपित करने पर गैस का आयतन जो है वो क्रमशः घटते जाता है। गैस का आयतन क्या होगा, घटता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि संकुचन यानी कंप्रेशन जो हो रहा है, यानी आयतन में जो कमी होगी, किसके आयतन में, गैस के आयतन में जो कमी होगी, किसके प्रभाव से, दबाव को बढ़ाने से। तो दबाव को यदि बढ़ाया जाएगा तो गैस के आयतन में क्या होगी, कमी होगी, और यदि दबाव को घटा दिया जाए तो गैस के आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगा। उसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि आयतन में वृद्धि कब होगी, जब दबाव को बढ़ाया जाए, यानी कि दबाव को घटाया जाए, दबाव को घटाया जाए। और आयतन में कमी कब होगी, जब दबाव में वृद्धि की जाए, जब दबाव में वृद्धि की जाए। तो इसी संपर्क को एक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया था। उस वैज्ञानिक का नाम है बॉयल्स, और उसी के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। तो आगे का हम लोगों को जो पढ़ना है वो है चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। और ये जो विसरण है इसका मतलब क्या हुआ, विसरण का मतलब हो गया मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस, मतलब गैसों का आपस में मिलना। तो यदि किस तरह से, यदि हम लोगों के पास इस तरह का पात्र है और इस पात्र में यदि हम लोग दो गैस को रख दें, दो गैस को सपोज कीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यदि इसमें रखा जाए, तो इस पात्र में क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
दोनों गैस जो होगा वो आपस में मिक्स हो जाएगा। तो इसी घटना को ही विसरण यानी डिफ्यूजन या रिफ्यूजन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ जरूरी परिभाषा जो कि चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को पढ़ने के हम लोग के काम आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ परिभाषा। तो किस किस का परिभाषा हम लोग को पढ़ना है। तो नंबर 1 दबाव, जिसे हम लोग प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद आयतन यानी कि वॉल्यूम, और नंबर 3 तापक्रम यानी कि टेम्परेचर। तो इस 3 चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दबाव। तो दबाव जो है ये है क्या, हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो दबाव को हम लोग P से निर्देशित करते हैं यानी P से दिखाते हैं। तो P बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। इसका मतलब दबाव का मतलब क्या हुआ कि इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल को ही क्या कहेंगे, दबाव कहेंगे। फिर से बोलता हूं, इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल को ही हम लोग क्या कहेंगे, दबाव कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, तो खैर ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा। अब हम लोग आते हैं जो हम लोग के लिए इस पाठ में जो जरूरी है, यहाँ पे जो दबाव की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग किया गया है वो क्या क्या। सबसे पहला नंबर 1 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक। 2 नंबर टॉर्क। 3 नंबर mm of Hg। 4 नंबर cm of Hg, cm मीन्स सेंटीमीटर ऑफ Hg। 5 नंबर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 नंबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सब क्या है, ये सब बल की इकाइयां हैं जो हम लोगों को इस पाठ में पढ़ने के लिए ये इकाइयां अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बल की पहली इकाई है एटीएम, दूसरी इकाई टॉर्क, तीसरी इकाई mm ऑफ Hg, चौथी इकाई सेंटीमीटर ऑफ Hg, पांचवी और छठी इकाई क्या है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर Hg और mm ऑफ Hg। तो हम लोग जानते क्या है कि दबाव यानी खास करके वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, उस यंत्र को हम लोग कहते हैं बैरोमीटर। उस यंत्र का क्या नाम है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर ही की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, वायुमंडलीय दबाव को माप सकते हैं। तो बैरोमीटर में क्या होता है, साधारणतः बैरोमीटर एक लंबा यानी कि सिलिंड्रिकल नुमा एक यंत्र होता है। उस यंत्र के अंदर पारा होता है, पारा यानी कि मरकरी Hg, इसका संकेत है Hg। तो क्या होता है कि जब दबाव अधिक होता है तो बैरोमीटर में पारा जो है वो अपने आप ऊपर की ओर चला आता है। तो वहां पे एक निर्दिष्ट मार्क होता है, उस मार्क को यदि हम लोग नोट कर ले, जिस प्रकार से डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान बढ़ने के साथ साथ पारा जिस प्रकार से ऊपर जाता है, उसी प्रकार से दबाव बढ़ने की वजह से बैरोमीटर में पारे का जो लेवल है वो ऊपर की ओर चला जाता है। और अगर हम लोग को किसी निर्दिष्ट समय में दबाव को मापना हो तो उस निर्दिष्ट समय में उस पारे की ऊंचाई को मापना होगा, यानी कि पारे का जो अपर बिंदु है वो कितना है, उस बिंदु को माप लेना होगा। और यदि वो बिंदु मान लिया जाए 76 सेंटीमीटर है, तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे कि जो दबाव है वो कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी कि मरकरी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg मतलब क्या होगा, mm के पहले कुछ होगा या सेंटीमीटर के पहले कुछ एक होगा, कुछ एक वर्ड होगा, मतलब 76, 46, 96, 100 कुछ भी, वटेवर कुछ भी हो सकता है। तो उतना ही क्या होगा, वो हो जाएगा उस स्थान पर उस निर्दिष्ट समय में वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, हमें क्लियर। ठीक, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आयतन। आयतन का मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु जितना जगह घेरता है उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु का आयतन कहेंगे।
तो यहाँ पे मैं ज्यादा फिर डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं इसकी इकाई के बारे में थोड़ा बहुत उल्लेख कर देता हूँ। इसका जो इकाई है वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम लोग सीसी लिखते हैं 2 नंबर। मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, मीटर क्यूब। 3 नंबर लीटर, 4 नंबर डेसीमीटर क्यूब। तो यहां पे एक संपर्क जानकर रखना होगा कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। इसका मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब जो आयतन होगा वो क्या होगा, वो 1 लीटर के बराबर क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लिया जाए कि हम लोगों के पास एक घन नुमा आकृति है। ये मान लिया जाए कि एक घन है, ये एक घन है। इस घन का आयतन क्या होगा, हम लोगों के पास सूत्र है घन का आयतन। घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई यदि अगर हम लोग को पता है तो तीनों को गुना कर देने से क्या मिलेगा, हम लोगों को इसका आयतन प्राप्त होगा। इसका मतलब घन का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या हम लोग साधारणतः बोल सकते हैं कि कोई एक भुजा का क्यूब, यानी कि उसको पावर 3 कर देना होगा। तो 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि उसकी यदि लंबाई भी 1 डेसीमीटर है और चौड़ाई भी 1 डेसीमीटर है, ऊंचाई भी 1 डेसीमीटर है, तो उस समय क्या 1 डेसीमीटर है, तो उस समय क्या होगा, इस घन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, तीनों को यदि अगर हम लोग गुना करेंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, इस घन नुमा आकृति का आयतन 1 डेसीमीटर क्यूब। अब इसी आकृति में यदि किसी लिक्विड को रखा जाए या किसी गैस को रखा जाए तो वो क्या करेगा, वो इसी के आकृति को धारण कर लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर यदि एक लिक्विड को रख दिया जाए, लिक्विड को रखा जाए तो लिक्विड क्या करेगा, वो इसका ही आकार धारण कर लेगा, इसका ही आकार धारण कर लेगा। अब इसके अंदर जितना लिक्विड है उस लिक्विड को यदि हम लोग उसका आयतन को मापें तो उसका आयतन देखा क्या जाता है कि उसका आयतन जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है। इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है जो इस पार्ट में न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं तापक्रम, जो कि फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण परिभाषा है इसके अंतर्गत। तो तापक्रम, जिसको हम लोग तापमान भी बोलते हैं कभी कभी, परिभाषा में मैं नहीं जाता हूं, सीधा इसको मापने के लिए हम लोग किस प्रकार के यंत्र का उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। थर्मामीटर आई होप सभी ने देखा है, जब किसी को बुखार लगता है तो क्या करता है डॉक्टर, उसके मुंह में या उसके शोल्डर के बगल में या उसके कान के पीछे या उसके सर के ऊपर थर्मामीटर रखकर उसमें क्या किया जाता है, रीडिंग नोट किया जाता है कि पारे का स्तंभ जो है वो कितना उसमें ऊपर उठा है। तो यदि पारा जो है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर इससे ऊपर चला गया है तो हम लोग क्या समझते हैं कि वो व्यक्ति जो वो उसको बुखार है। तो जस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि थर्मामीटर के मदद से किसी भी वस्तु का हम लोग तापमान या तापक्रम को ज्ञात कर सकते हैं। तो तापक्रम को ज्ञात करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न तरह की इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो इकाई है वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहला जो इकाई है वो डिग्री सेंटीग्रेड, जो दूसरी इकाई है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों इकाई तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और इन दोनों के मध्य हम लोगों ने संपर्क भी स्थापित किया है। तो दोनों के मध्य संपर्क क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो इस रिलेशन से, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य जो तापमान है उसको हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल जो है ये थोड़ा सा मैं बताता हूं कि अगर हम लोग देखा जाए सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड स्केल जो है इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कितना है, इसका लोएस्ट पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, इसका लोएस्ट पॉइंट है। इसी तापमान पर क्या होता है, पानी जो है वो बर्फ में जमना
शुरू होता है। दूसरा, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वो तापमान जिस तापमान पर पानी जो है वो उबलना प्रारंभ करता है, वो तापमान कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल सेंटीग्रेड स्केल का रीडिंग है, जहां पे निम्न नियत बिंदु यानी लोएस्ट पॉइंट होता है 0 डिग्री सी और हाईएस्ट पॉइंट होता है 100 डिग्री सी, यानी कि उच्च नियत बिंदु। इसी चीज को यदि हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल में देखा जाए, फ़ारेनहाइट स्केल में यदि देखा जाए तो फ़ारेनहाइट स्केल में लोएस्ट पॉइंट होता है 32 डिग्री एफ और हाईएस्ट पॉइंट होता है 212 डिग्री एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटीग्रेड स्केल का जो 0 डिग्री तापमान है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के तापमान के बराबर है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक उसी प्रकार से सेंटीग्रेड स्केल का जो 100 डिग्री तापमान है वो फ़ारेनहाइट स्केल के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के बराबर है, यानी कि ये सेम, ये सेम। तो ये था सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। हम लोग यहाँ पे एक नया तरह का स्केल को देखेंगे जिसकी मदद से इस पार्ट में हम लोग तापमान को मेजर करेंगे। वो स्केल है क्या, चलिए देखते हैं। उस स्केल को हम लोग कहते हैं केल्विन स्केल। केल्विन स्केल यानी कि केल्विन स्केल, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं के से, कैपिटल के से। इसके पीछे या इसके आगे डिग्री जो ये जो बिंदु है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो केल्विन स्केल जो है उसका निम्न नियत बिंदु कितना है और उच्च नियत बिंदु कितना है हम लोग देखें। तो केल्विन स्केल का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो होता है 273 के और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो होता है 373 के, यानी कि केल्विन स्केल का जो निम्न बिंदु है वो है कितना 273 केल्विन और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कितना है 373। अगर इसी चीज को अगर हम लोग तुलना सेंटीग्रेड स्केल से अगर हम लोग करें, सेंटीग्रेड स्केल से यदि अगर हम लोग करें तो वहां पे जो लोएस्ट बिंदु है, निम्न नियत बिंदु वो कितना है 0 डिग्री सी और जो उच्च नियत बिंदु है वो कितना है 100 डिग्री सी। तो देखा क्या जाता है कि सेंटीग्रेड स्केल का जो निम्न नियत बिंदु है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल का जो निम्न नियत बिंदु है 273 के, इसके बीच में अंतर कितना है 273 का ही अंतर है। इसके बीच क्या है 273 का ही अंतर है। इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में यदि कोई तापमान है और उसको अगर हम लोग को केल्विन में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड वाले तापमान के साथ 273 को ऐड कर देंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि यदि कोई तापमान सेंटीग्रेड स्केल में T डिग्री सी है, ठीक है, इसको क्या करना है हम लोग को केल्विन स्केल में चेंज करना है। तो केल्विन स्केल में चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 273 ऐड कर देंगे। तो जो तापमान मिलेगा वो तापमान किस स्केल में मिलेगा, T केल्विन, यानी कि केल्विन स्केल में मिलेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड वाले तापमान को केल्विन स्केल में चेंज करने का। इसका अगर कुछ हम लोग एग्जांपल देखा जाए तो देखते हैं कि मान लिया जाए कि डिग्री सेंटीग्रेड में 273 डिग्री यदि कोई तापमान है, इसको यदि केल्विन स्केल में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके साथ 273 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। इसका मतलब 27 डिग्री सी और 300 केल्विन, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक उसी तरह से यदि 23 डिग्री सेंटीग्रेड यदि तापमान है, इसको केल्विन स्केल में बदलना है तो क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग 273 को ऐड कर देंगे तो जोड़ के कितना होगा 3 3 6 3 3 6 7 2 9, यानी कि 296 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ कि 223 डिग्री सेंटीग्रेड और 296 केल्विन, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा एक और सवाल जो कि परीक्षा में बोर्ड के एग्जाम में खास करके पिछले कुछ सालों में पूछा जाता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवं
1 केल्विन, ये दोनों तापमान में कौन सा तापक्रम बड़ा है? तो 1 डिग्री से और 1 केल्विन दोनों में से कौन बड़ा है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में चेंज कर सकते हैं। इसको केल्विन स्केल में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, इसके साथ यदि 273 को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 274 केल्विन। तो 274 केल्विन हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना हो गया, 274 केल्विन, और यहाँ पे 1 केल्विन, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना, 274 केल्विन। तो 274 केल्विन और 1 केल्विन में कौन बड़ा है, 274 केल्विन बड़ा है। इसका मतलब कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो 1 केल्विन तापमान से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन बार बार पिछले कुछ सालों से बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो थोड़ा आप लोग इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मान लिया जाए, अभी मैंने बताया कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कोई तापमान है उसको केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ 273 का ऐड करते हैं, मतलब Tk इज इक्वल टू T डिग्री C प्लस 273 ये। अब यदि इसका उल्टा है, अगर हम लोगों के पास कोई एक तापमान है जो कि केल्विन स्केल में है, उसको यदि बोला गया है कि उसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका उल्टा करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पे 273 से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला गया कन्वर्ट 373 के इंटू सेल्सियस स्केल, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस का जस्ट उल्टा करेंगे। 373 केल्विन, इसको सेल्सियस स्केल में चेंज करना, तो क्या करेंगे, 373 से 273 माइनस कर देंगे, यानी कि सेल्सियस स्केल में हो जाएगा 373 के माइनस 273, तो हो जाएगा कितना, जो मिलेगा वो होगा 100 डिग्री सी। इसका मतलब 373 के टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू 100 डिग्री सी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल, मींस 373 केल्विन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस से संबंधित कुछ मूलभूत धारणाएं। अब हम लोग जो इसके पहले मैंने बोला था कि हम लोग को 2 लॉ जो है इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, तो सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ और दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ।